जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, और इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 की, दैट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। और चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ देखें तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, और टोटल 17 क्वेश्चन जो हैं बनते हैं इस चैप्टर के। सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये है कि what रोल इज़ प्लेड बाय पाइन ऑयल इन द फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, पाइन ऑयल जो है एक ख़ास किस्म का ऑयल है जो कि एक कंसनट्रेशन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, इसे हम फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। आखिर पाइन ऑयल का क्या किरदार है? सो दिस इज़ द आंसर। व्हेन फाइनली पाउडर्ड ओर इज़ मिक्सड विद अ पाइन ऑयल। ठीक है, पाइन ऑयल जो है इसको आप कह सकते हैं इसे, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये पाइन ऑयल, ये पाइन है, दैट इज़ बीइंग अ काइंड ऑफ ट्री जो नॉर्दर्न एरियाज़ में उगती हैं। सो अगर हम पाइन ट्रीज़ को देखें तो पाइन ट्रीज़ के ये जो हमारे पास कोन्स होती हैं, वी यूज़ टू कॉल देम एज कोन्स, इनसे जो है वो ऑयल हासिल होता है। ये आप देख सकते हो, ये पाइन ट्री है। सो दीज आर पाइन ट्रीज़। तो पाइन ऑयल जो है आप यूज़ करते हो पानी के साथ, एंड द ओवर पार्टिकल्स आर, और पाइन ऑयल सस्ता होता है, सो दैट्स वाई यूज़ करते हो। द ओवर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय द पाइन ऑयल, यानी जो और पार्टिकल्स हैं वो पाइन ऑयल से जो हैं वो वेटेड हो जाते हैं। एंड द गेइंग पार्टिकल्स बाय द वाटर, और जो मतलब और पार्टिकल्स हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो ऑयल के साथ हो जाते हैं, एंड गेइंग पार्टिकल्स जो एक्स्ट्रा मटेरियल वो सारा बॉटम में बैठ जाता है। ये आप देख सकते हो इस तरह का, ये कह लें आप एक कंटेनर होता है बहुत बड़ा, और ये एक जंक्शन पाइप होता है जहाँ से हवा भेज जाती है ताकि गेइंग पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं। और ये पाइन ऑयल है और उसके साथ गेइंग पार्टिकल्स यानी जो कैल्कोपायराइट आई थिंक सो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। सो हेयर वी हैव कॉपर ग्लास एंड कैल्कोपायराइट, और ये कैल्कोपायराइट का फार्मूला है। तो आप कह लो कि ये जो है वो यूज़ होता है अलहदा करने के लिए। आपने ये वाला और यूज़ किया है कैल्कोपायराइट। ये आपको डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। सो दीज आर बीइंग आल्सो यूज्ड फॉर द फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इन पिक्चर से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ पिक्चर जो है आपकी बुक में है। सो ऑल दीज आर द बिग कंटेनर टाइप थिंग्स, और आप देख सकते हो कैसे फ्रूट बन रहा है, और फ्रूट के अंदर आप गेइंग पार्टिकल्स को जो है वो अलहदा कर रहे हो। सो द ऑयल कोटेड कॉपर और पार्टिकल्स बीइंग लाइटर कम टू द सरफेस। डेफिनेटली कंप्रेस एयर जब डालोगे तो लाइटर पार्टिकल जो कि और पार्टिकल्स हैं, द फॉर्म ऑफ फ्रूट दैट कैन बी स्किम्ड ऑफ एंड गेइंग सेटल डाउन एट द बॉटम, और गेइंग जो है वो बॉटम में चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे जो है अब एक फ्रूट जो है वो निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, राइट। एंड दिस फ्रूट जो है इट्स गोइंग टू बी गेटिंग आउट फ्रॉम द टैंक, और देखें कैसे ये बबलिंग हो रही है, और ये पाइन ऑयल के साथ जो है वो अटैच्ड है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई कैसे फ्रूट क्रिएट होगा। और ये देखें इसमें एक एयर डाली जा रही है कैसे, और एयर डाल के जो है इसको बाद में फ्रूट बन जाएगा, यानी वो जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल है वो ऊपर झाग बन कर आ जाएगा। जैसा आप मलाई को हटाते हैं इसमें से, दूध में से, तो इस तरीके से आप जो है इसको अलहदा कर लेंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया टोटली क्लियर कि कैसे जो है आप फ्रूट फ्लोटेशन या अल्ट्रा मैफिक निकल और को फ़िलहाल ये कर रहे हैं। ये निकल का कलर आपको नज़र आ रहा है, जो भी नज़र आ रहा है, इस तरह ही आप कैल्कोपायराइट के साथ भी जो है वो डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हमारे पास जो है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है दैट हाउ इज़ रोस्टिंग कैरिड आउट। तो ये आप देख सकते हो इसका जवाब, रोस्टिंग कैसे होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसनट्रेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन अ एक्सेस ऑफ एयर
यानी हवा की मौजूदगी में आप रोस्टिंग करते हो। इसमें आपने देखो चरगा वगैरह रोस्ट होता है, ऐसी होती है मतलब इसकी रोस्टिंग भी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो फॉर एग्जांपल कॉपर पायराइट इज़ स्ट्रांगली हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। और फिर ये आपने लेक्चर ज़रूर सुनने हैं मेरे, अगर आपने ये टॉपिक समझना है। इसमें रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसमराइजेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई है। तो मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जो है लेक्चर्स मिलेंगे। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर आपका जो है केमिकल इंडस्ट्रीज, इसको ज़रूर देखिएगा। सो ये आपका है। सो वाइल इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वॉलेटाइल ऑक्साइड्स, तो वॉलेटाइल ऑक्साइड्स भी बनती हैं सारी। ये देखें, ये है वॉलेटाइल ऑक्साइड। तो कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू cuprous sulfide and ferrous sulfide plus sulfurous dioxide, दैट इज़ द आंसर। तो इसमें ज़रा रोस्टिंग में आपको दिखाता हूँ। सो ये आप देख लें, इसमें और लाइमस्टोन और कोक वगैरह इसमें हम जो है इसका यूज़ करेंगे, और उसके बाद इन तीनों का मिक्सचर जो है हम इकट्ठा जो है बना लेंगे, राइट। अगर इनका मिक्सचर हमने बना लिया है तो डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोसेस होगा, इसको अब रोस्ट करना है हमने, मतलब इसको हीट करना है काफ़ी ज़्यादा। ये भट्टी है, भट्टी का टॉप था और इसमें हमने डाला है। देखें, इसमें हवा भी डाली जा रही है, और हवा डालने के साथ साथ जो है इसमें थोड़ा और जो है और डाला जा रहा है। और देखें ये कैसे एक धुआं सा बनता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 2170 केल्विन है। भट्टी की मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ टेम्परेचर होता है, बॉटम में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप देख लो, जो आयरन ऑक्साइड सा कार्बन से रिएक्ट करके ये रिएक्शन हो गया और कार्बन मोनो बनती है। कार्बन मोनो के बनने से जो है कह लें कि हीट कम होती है। वैसे कार्बन मोनो का बनना जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन ये जब कार्बन ने देखें ऑक्सीजन को लैदा कर दिया और आयरन फ्री हो गया, ये आयरन लैदा करने का एक तरीका है। लेकिन आयरन आपको पता है, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया है इसमें अमूमन स्लैग के तौर पे जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सो दूसरा देखें, अब हमारे पास ये मैग्नेटाइट है Fe2O4, ये कार्बन मोनो से रिएक्ट कर लेता है और आयरन को लैदा इस तरीके से कर लिया जाता है। मतलब ये तो इक्वेशन जो है वो आपको बताई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू आयरन, लेकिन हमने आपको स्लैग बनाना सिखाया था। सो ये हमारे काम की नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो नीचे मोल्टन स्लैग वगैरह जो है वो बन गया है, और नीचे मोल्टन आयरन भी है, लेकिन हमने तो कॉपर निकालना है ना। तो इस तरह ही आप समझ लो, जिस तरह ये आयरन निकल रहा है इस तरह ही कॉपर बाहर आ जाता है और स्लैग जो है ऊपर से बाहर जो है वो चला जाता है। इसे फिर पिग आयरन कहते हैं। आयरन की कास्टिंग सिखानी चाहिए थी आपके सिलेबस में, लेकिन आयरन की कास्टिंग नहीं सिखाई गई है। आपको सिखाया गया ये सिखाया गया आपको कॉपर की कास्टिंग, कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बताया गया। उसके बाद चौथा सवाल है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग मेटल्स। और इसमें जो है रिफ़ाइनिंग की जाती है अमूमन उस मेटल की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कॉपर की रिफ़ाइनिंग लाजमी की जाती है, क्योंकि हमें कॉपर जो है वो 99.9% तक प्योर चाहिए होता है, या 99.99% तक प्योर चाहिए होता है, तो उसी की जाएगी रिफ़ाइनिंग। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज़ कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये आपको टैंक नज़र आ रहा है। सो हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है आपको नज़र आएगा, दैट इज़ कॉपर सल्फेट। और डेफिनेटली सॉल्यूशन में है तो कॉपर के आयंस आपको अलग नज़र आएंगे और सल्फेट के आयंस आपको अलग नज़र आएंगे। सो शोन इन द फिगर। सो 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज़ इम्प्योर कॉपर मेटल एंड एक्ट एज अ एनोड। ये हमारे पास जो है कह लें कि ये इम्प्योर है, इसको हम प्योर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये इम्प्योर है। ये हमने ख़ुद बाहर से ला के जो हमें ब्लिस्टर कॉपर मिला था आफ्टर द बिस्मराइजेशन प्रोसेस, ये हमने यहाँ पे ला के लगा दिया है। सो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से कॉपर निकल के जो है वो यहाँ पे लग रहा है, और ये जो बारीक सा पार्ट है ये एनोड है, ये कैथोड है। ये बारीक सा पार्ट ही फिर मोटा होता चला जाएगा, ये बारीक होता जाएगा, फिर किसी एनोड मड आपको मिलेगी नीचे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसमें गोल्ड काफ़ी होता है। सो on passing the electric current through the solution, anode impure dissolves to provide copper ions in the solution. So these copper ions are discharged by gaining electron from the cathode. तो ये यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कॉपर आयन चिपक जाते हैं यहाँ पर आके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं ना कॉपर को। सो इक्वेशंस भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सो देयर बाय कॉपर एटम्स डिपॉजिट on the cathode making it thick block
of pure copper, which is something like 99.99 pure copper, and the impurities like gold and silver settle down as a anode mud. So this is the respectable answer जो अभी मैंने आपको बताया है. So next question is what are the advantages of Solvay's process? So students, ये हैं advantages of Solvay's process. इसमें आप देख सकते हैं एक cheap process है, रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ होते हैं, वो काफ़ी कम पैसों में मिल जाते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया बनते हैं, वो बार बार इस्तेमाल होते हैं, रिकवर्ड हो जाते हैं. इसके अलावा ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है और इसमें जो वेस्ट बनता है वो कैल्शियम क्लोराइड है और वो भी कहीं ना कहीं एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है. सो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बड़ी हाई प्योरिटी पे आपको मिलता है. ये वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ये भी एक एडवांटेज है. और फ्यूल तो ना होने के बराबर ही होता है, लेस फ्यूल होता है, क्योंकि सोल्यूशन को हीट नहीं करना, एवेपोरेट नहीं करना होता. तो ये 5 बड़े एडवांटेजेस हैं. ये अमूमन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको हिट होता है, इसको लाजमी तैयार करके जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज़ कार्बोनेटेड. लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस. स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस की तरफ अगर हम देखें तो इट लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अगर टेम्परेचर आपका हो 15 डिग्री तो वो इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, यानी लो सॉल्युबल होता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनिकल ब्राइन जब बनता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट्स उसके बन जाते हैं. तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप कह लो कि डेफिनेटली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इतना ज़्यादा मिक्स नहीं होता, वो पीपीटीज़ बन के नीचे बैठ जाता है. और अगर ऐसा होता है तो तभी कह लें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है फिर वो फ़िल्टर करके जो है वो अलहदा कर लिया जाता है और ये फ़िल्टर के ऊपर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है. फिर इसको अलहदा करके इसकी कैल्सिनेशन की जाती है, इसको गर्म किया जाता है. इसको हीट करने से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट. और डेफिनेटली अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपको ये मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी, 2 मोल यूज़ हो जाएगा. सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर टेम्परेचर कम होता है यानी 15 डिग्री तो इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं रहता. यानी ये कह लें कि इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये कम सॉल्युबल होता है, यानी आराम से फ़िल्टर हो जाता है, मतलब यू कैन से कि प्रिसिपिटेट्स बन के आउट हो जाता है 15 डिग्री पर. तो यही एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप जो फ़िल्टर कर रहे हैं तो वो पानी के अंदर मिसिबल है और मिक्स ही है और फिल्टर होकर अंदर पानी में जा रहा है. तो फिर क्या होगा कि आपको हीट करना पड़ेगा पानी और इसको उड़ाना पड़ेगा, पानी को सबको एवेपोरेट करना पड़ेगा. तो ये प्रोसेस महंगा हो जाएगा. तो ये जो लो सॉल्युबिलिटी होती है यानी कम इसका मिक्स होना है 15 डिग्री पर, इस वजह से हम इसको लहदा आराम से कर लेते हैं और लहदा करने के बाद सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा हम इजली हासिल कर लेते हैं. सो एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आपको आता है, इसको तैयार ज़रूर कीजिएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज़ कार्बोनेटेड. यानी जो अमोनिकल ब्राइन है, अमोनिकल ब्राइन का मतलब है कि उसमें NaCl भी है, वाटर भी है और अमोनिया गैस भी है. तो ये सब चीज़ें जो हैं अमोनिकल ब्राइन कहलाती हैं, मिक्सचर इनका. तो अगर इसमें भी अगर हम फॉर एग्जांपल इस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल दें तो क्या होगा, क्या होने जाएगा. तो इसकी बात करते हैं. इसका जवाब ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पास किया जाता है अमोनिकल ब्राइन में से, यानी वी हैव अ मिक्सचर, ठीक है, उसमें सब है जो अभी आपको मैंने बताया, 3 गैसें हैं 1 2 3 और 4th गैस जो है आप उसमें डाल रहे हो. तो फिर क्या होगा कि लुक एट दैट, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर एंड ये मिलेंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और अमोनियम बाइकार्बोनेट फिर नमक से मिलेंगे और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनता हुआ नज़र आएगा विद अमोनियम क्लोराइड. यूज्ड टू कॉल इट एज अमोनियम क्लोराइड. ये बाय प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी इस प्रोडक्ट का भी जो है वो बाद में कोई ना कोई काम होता है. लेकिन ये मिलेगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट. तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको मिल गई है एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई आगे आप इसको यूज़ कर सकोगे कैल्सिनेशन के लिए. फिर इससे आप सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा जो है वो हासिल कर लोगे. और इंटरेस्टिंग बात में ये है कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज़ लोअर टू 15 डिग्री ड्यू टू द लेस सॉल्युबिलिटी एट 15 डिग्री अमोनियम बाइकार्बोनेट इज प्रिसिपिटेटेड आउट. तो ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल, मैंने आपको पिछला सवाल जो बताया है वो इंपॉर्टेंट है. तो लिहाजा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अगर आप इस टॉपिक को मज़ीद समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप मेरा लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को स्टडी कीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगेंगे और आप एग्ज़ाम में ईज़िली इनको लिख सकेंगे.
अब हम 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वें में हमने जान लिया अमोनिकल ब्राइन के बारे में। अब 8वां सवाल है, हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कंसनट्रेटेड। सो दैट स्पेलिंग इज रॉन्ग। कंसनट्रेटेड टू सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, इसको आप वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। आई होप कि अब मेरी जितनी बातें आप सुन रहे हैं आपको कम से कम वॉशिंग सोडा का फार्मूला तो याद हो गया होगा। दैट इज़ द फार्मूला। सो अब कह रहे हैं जी सोडियम बाइकार्बोनेट से आप वॉशिंग सोडा कैसे बना लेते हैं, इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इसको हम कैल्सिनेशन भी कहते हैं, राइट। वी यूज़ टू कॉल इट एज कैल्सिनेशन। इस अमल को कैल्सिनेशन भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जब आप इसको गर्म करते हो तो डेफिनेटली वो सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होने के बाद क्या करता है कि 2 मोल आप लोगे, तो अभी जो मैंने आपको बताया था इक्वेशन में, तो ये 3 चीज़ें सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये गैसेस की फॉर्म में जो है बाहर चले जाएंगे। ये भी वेपर्स बन जाते हैं काफ़ी हद तक, तो ये एक ज़बरदस्त काम हो जाता है, यानी वॉशिंग सोडा आपको ईजिली मिल जाता है। अब इस सवाल को आप कंसनट्रेटेड टू सोडियम कार्बोनेट कह लो या कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट कह लो, तो कोई इशू नहीं है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। सो डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज विद दिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल है जी, हाउ अमोनिया रिकवर्ड इन द सॉल्वेज प्रोसेस, यानी सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर जो है वो अमोनिया रिकवर कैसे होती है। ये आप देख सकते हैं कि अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन अमोनिया रिकवरी टावर, मतलब मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं फैक्ट्री के अंदर, हर किस्म का अलग अलग टावर बना होता है। अमोनिया ने जहाँ रिकवर होना होता है उसको अमोनिया रिकवरी टावर कहते हैं। फॉर अमोनियम क्लोराइड, और ये हासिल कहाँ से होती है आपको अमोनियम क्लोराइड जो भी आपने बनाया था जब आपने कार्बोनेशन की थी, कार्बोनेशन की थी किसकी, अमोनिकल ब्राइन की। तो ये आपने भी किया था प्रोसेस, ये अभी लेक्चर वगैरह सुने आपको ज़रा से ज़्यादा समझ में आएगी। बहरहाल सो प्रोड्यूस इन द कार्बोनेटिंग टावर, ये कार्बोनेटिंग टावर में जो है कह लें कि आप रिकवर की जाएगी अमोनिया रिकवरिंग टावर के अंदर। और डेफिनेटली ये जो अमोनियम क्लोराइड आपको मिला था ये कार्बोनेटिंग टावर में आपको मिला था। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन द लाइम किल्न, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आगे जाओगे मज़ीद तो वो लाइम किल्न में वो भी बनेगा, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ये देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है ये आपको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इससे एक रिएक्शन होगा तो फिर अमोनिया रिकवर हो जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड भी साथ आपको मिलेगा। स्टूडेंट 10वां सवाल है जिसको आप ज़ेरे बहस रखेंगे, दैट इज़ हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यानी यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो अमोनिया कैसे यूज़ होती है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अगला इंडस्ट्रियल प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला याद रखिएगा, अमूमन बोर्ड में आपको यही आ जाता है कि यूरिया का फार्मूला लिखें, तो ये है यूरिया का फार्मूला। इसके अलावा आप CO ब्रैकेट में NH2 और होल्ड वाइज लिखेंगे तो ये भी है, या फिर इसके अलावा NH2 कार्बन मोनो एंड NH2। सो ये NH2 है, ठीक है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ यूरिया, ये आप याद कर लें, सबसे आसान, ये भी सही है लेकिन ये ज़्यादा यूज़ लिखा हुआ आता है सामने। तो ये कह रहे हैं कि हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यानी अमोनिया जो है वो कैसे प्रिपेयर होती है अगर हम यूरिया को सिंथेसाइज करना हो, हमने मतलब यूरिया को बनाना हो तो अमोनिया कैसे हासिल करेंगे। 1920 के अंदर एक साइंसदान था हैबर, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था इस गैस को बनाने के लिए, अमोनिया को। तो इसीलिए उस अमल को हम हैबर्स प्रोसेस का नाम देते हैं। तो अमोनिया जो है वो हैबर्स प्रोसेस की मदद से ही तैयार होती है, और इस प्रोसेस में जो है वो 1 वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन का, यानी हवा से नाइट्रोजन हासिल की जाती है, और हवा से ही हाइड्रोजन भी हासिल की जाती है, लेकिन 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन होती है। और इसका फिर डेफिनेटली मीथेन भी कुछ इस्तेमाल हो रही होती है, स्टीम भी इस्तेमाल हो रही होती है इस प्रोसेस में। और ओवर हीटेड टू निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये काम हो रहा होता है, पास्ड ओवर द आयरन कैटलिस्ट। और फिर आयरन कैटलिस्ट के साथ भी जो है आपने देखना होता है चैम्बर में, तो 450 से 200 डिग्री 280 सॉरी प्रेशर होता है, ये याद रखिएगा, और 450 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो ये रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें सब रिक्वायर्ड हैं कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को आप रेड करके अमोनिया बनाना चाहते हैं, ये अमोनिया है।
तो आपने ये कंडीशंस लाजमी लिखनी है ब्रैकेट के ऊपर। और ये अमोनिया दोबारा भी टूट कर ये दोनों गैसेस में टूट सकती है, लेकिन ज़्यादा बनने के लिए कह लें कि ज़्यादा बन जाती है और टूटती कम है। और आपने इसको पहले चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसी गैस है जो प्रोडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा है और रिएक्टिविटी जिसकी कम है, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाती है, रिएक्टेंट्स में टूटती ही कम है। तो इसलिए ये एक प्रोडक्टिव चीज़ हो जाती है और इस तरीके से आप अमोनिया बना पाते हो। अगला सवाल स्टूडेंट्स है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। आखिर ये जो डिफरेंट पेट्रोलियम है, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, ये कैसे हासिल होती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपको इस वक्त जो है एक टावर नज़र आ रहा है जिसको हम फ्रैक्शनेटिंग टावर कहेंगे, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है करेगा पेट्रोलियम की, मतलब इसी से हासिल होगा पेट्रोलियम। तो उसमें इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल जो है उसको आप हीट करते हो, मतलब आप यहाँ पर आपने ये फर्नेस है और यहाँ पे डाला हुआ है क्रूड ऑयल, यानी वट एवर द पेट्रोलियम यू हैव, राइट। इस पेट्रोलियम को आप क्रूड ऑयल भी कह सकते हो। तो वी हैव जस्ट प्लेस दैट क्रूड ऑयल इन दिस टावर, इसमें हमने डाल दिया और उसमें 400 डिग्री तक फर्नेस में गर्मी दी। आपको पता है कि पानी भी अगर गर्म करो तो भाप बन के उठता है। इस तरह ही मतलब जो भी इसमें चीज़ें हैं, A B C D वट एवर, जो भी इसके अंदर जो है आपको मिलेगा पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल में, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा सही करके लिख दूँ आपको। तो अब ये क्या होगा कि A B C D सारे उड़ेंगे, मतलब जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर उड़ेगा और जो सबसे भारा होगा वो इतना ऊपर तो नहीं जा सकेगा। तो सबसे भारा वाला यहाँ से बाहर आएगा, फिर उससे हल्का यहाँ से, सबसे हल्का सबसे ऊपर से हासिल होगा। तो आपको यहाँ बता रहे हैं वो कि पेट्रोलियम गैस हासिल होती है यहाँ से, जो कि 25 डिग्री तक मतलब बॉइलिंग रेंज रखती है अपना। 25 डिग्री गर्म करो तो वो गैस उड़ जाएगी एकदम। 25 डिग्री पे भी अनस्टेबल है पेट्रोलियम गैस, जैसे CNG होती है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप कह लो, या फिर LPG भी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम मिलेगा आपको, पेट्रोलियम ईथर आप कह लो स्पेशली, मतलब पेट्रोलियम तो ये भी है ना अब आपको जो मैं बता रहा हूँ, बट ये पेट्रोलियम्स में ईथर के कंपाउंड होंगे। इसमें बात करता हूँ मैं आपसे। सो ये इतना टेम्परेचर है। गैसोलीन ये जहाज़ों का पेट्रोल है, ठीक है, ये जहाज़ों का पेट्रोल है, याद रखिएगा। तो फिर कैरोसिन ऑयल मिलेगा, डीजल ऑयल मिलेगा आपको, फ्यूल ऑयल मिलेगा। इसके यूजेस आप लाजमी पढ़िएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता है। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपकी इस दफ़ा सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो ये याद करके जाइएगा। ये आपको फ्रैक्शन दोबारा बता रहे हैं कि कितने कितने कार्बन है। जो आप पेट्रोल यूज़ करते हो वो यही होता है, 7 से 10 कार्बन होते हैं उसमें। इतने टेम्परेचर तक वो गर्म होकर गैस बनता है और फिर आपके पिस्टन को चलाता है, इससे आपकी गाड़ी चलती है। और कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल को कहते हैं, ये भी एक पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है। डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, उनके यूज़ लिखे हुए, लेकिन ये हम सवाल कर रहे हैं यहाँ पे कि बनता कैसे है। तो आपने यहाँ से लेके ये पैराग्राफ और अगर ये डायग्राम बना देंगे तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अगला सवाल जो है स्टूडेंट्स वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं और कैसे इसको रिफाइनिंग को किया जाता है। सो रिफाइनिंग में ये लिख दें आप दैट द क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इन द ऑयल रिफाइनरीज। डेफिनेटली रिफाइनरी में ही होते हैं रिफाइनिंग का प्रोसेस। So the refining process is separation of crude oil mixture into various useful products, fractions. इसे fractional distillation भी आप कह सकते हो। So it is carried out by the process called fractional distillation, right? और definitely फिर आप सोच रहे होगे कि refining कैसे हो रही, तो fractional distillation से हो रही। थोड़ा सा और लिख दो, ठीक है, इस जवाब में भी आप प्रिंसिपल लिख दो कि क्या होता है ना। बॉइलिंग रेंजेस यानी हीट की रेंज के ऊपर आपने सारी फ्रैक्शंस को अलहदा करना होता है। तो फिर वही जो भी आपको मैंने कहा था कि सवाल याद कर लो, और वो सवाल था कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होती है। तो ये है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम आप कह लो, और आप इसको कह लो कि ये फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम भी है, ठीक है। इसका आप फॉर्मेशन का नाम भी दोगे तो गलत नहीं होगा, इट्स टोटली राइट। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम वो भी ठीक है कि मतलब पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस को आप हासिल कर रहे हो, लेकिन एक अब ये सोचने लग जाओ कि पेट्रोलियम कैसे आपको मिला, राइट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंकेबल क्वेश्चन नाउ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर करेगा आपको, लेकिन ये है कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम आप ये पैराग्राफ भी लिख सकते हो जिसमें आप ये बता दोगे कि आज से मिलियन साल पहले अर्थ क्रस्ट के अंदर
डेफिनेटली प्लांट्स और एनिमल्स दब गए थे, सी में भी दब गए थे, और फिर आज जब हम उनको मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मिला, उन्हें प्रेशर मिला, बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स हुए, और आज जो तकरीबन मिलियन साल के बाद हम ड्रिल करके अपनी फैक्ट्री लगा के निकालते हैं तो ये हमें पेट्रोलियम की शक्ल में मिलता है, जो इम्परवियस रॉक्स के नीचे हमें मिलता है। सो दैट इज़ इम्परवियस रॉक्स, और उसके नीचे हमें ये डेपोजिशंस मिलते हैं। तो ये फॉर्मेशन में आप ये लिख सकते हो। उसके बाद ये सवाल, मतलब ये पिछले सवाल का जवाब ये भी हो सकता है, मैं आपको इतना टोटली क्लियर करूं तो ये ज़्यादा फेवरेबल जवाब है, इतना भी मैं आपको बता दूं। मतलब वो लिखने की बजाय अगर आप ये लिख दें तो आई थिंक सो एग्जामिनर आपको नंबर देगा इस जवाब पर। लेकिन जब आप रिफाइनिंग की बात करेंगे तो फिर मैंने आपको बता दिया कि रिफाइनिंग में तो आपको बता दिया है कि फ्रैक्शंस को हासिल करना है। तो ये पैराग्राफ लिखकर आप इसको लिख देंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिफाइनिंग के लिए, फॉर्मेशन के लिए आप वो लिख दें। मैं अब वो जो जवाब बताया आपको फॉर्मेशन के लिए, ये वाला जवाब शायद मैंने आपको बताया है, आप उसको फॉलो ना करें, आप इसको लिख दें किसके लिए, रिफाइनिंग के लिए, ठीक है। और वो जो पिछला जवाब है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो फॉर्मेशन के लिए जो है आप ये वाला पैराग्राफ जो है इसको लिखते हैं, राइट। स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गिव द यूज़ ऑफ कैरोसिन ऑयल, यानी जो मट्टी का तेल है इसका कोई इस्तेमाल बता दें, यूज़ बता दें। तो आई थिंक सो ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम इसकी तरफ देखें तो लेट्स जस्ट रियली गो फॉर दिस। तो ये हमारे पास कैरोसिन ऑयल है, ठीक है। इसमें 10 से 12 कार्बन होते हैं, इतने टेम्परेचर इसका बॉइलिंग रेंज है, और ये है डोमेस्टिक फ्यूल है, मट्टी के तेल को कहते हैं कैरोसिन ऑयल। और ये स्पेशल ग्रेड ऑफ इट्स यूज़ एज जेट फ्यूल ऑयल। ये जो रॉकेट्स जाते हैं ना स्पेस में, आपने देखे होंगे बहुत से रॉकेट्स जो हैं वो स्पेस में चले जाते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखो कि उनमें भी मट्टी का तेल डलता है बहुत से जेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। इतना कोई ख़ास डेंजरस फ़र्क नहीं है, वही आपने टेबल वाली बातें लिखनी है कि डीजल ऑयल में 13 से 15 कार्बन होते हैं और उसका बॉइलिंग रेट 250 से 350 है, जबकि अगर फ्यूल ऑयल को देखें, डीजल आपको पता है ट्रक वगैरह में भी डलता है डीजल, और फ्यूल ऑयल ये जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं ना इनमें डलता है। ये 15 से 18 कार्बन होते हैं, तो जलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी शिप्स में इसको जलाया जाता है, इसका बॉइलिंग रेट 350 से 400 तक होता है। ये फ़र्क है, आप इसको बेशक इस तरह लिख लें, ठीक है। इधर आप लिख लें डीजल ऑयल के बारे में, इधर लिख लें फ्यूल ऑयल के बारे में, और ये बातें आप ऐसे लिख लें, ठीक है। सो दैट विल मेक योर आंसर मोर क्लियर। उसके बाद आपके पास ये 15वां जो है वो सवाल है, राइट डाउन द नेम द 4 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रेजिडुअल ऑयल। कि रेजिडुअल ऑयल से भी कुछ आपको मिलता है, वो बताएं क्या मिलता है। पहले तो रेजिडुअल ऑयल पता होना चाहिए, जब पेट्रोलियम में सारा कुछ निकल जाता है ना, जैसे मैंने आपसे एक फ्रैक्शन की बात की कि अगर आपने लेट्स से दैट कि इस भट्टी में यहाँ पर आपने फर्नेस में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल डाला तो सारा कुछ तो उड़ जाएगा, कुछ और कुछ ना कुछ बच भी तो जाएगा ना यहाँ पे, तो जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल ऑयल, ठीक है। उसको रेजिडुअल ऑयल बोलेंगे। और आप याद रखो कि रेजिडुअल ऑयल जो है उसमें बहुत से लुब्रिकेंट्स होते हैं। वो 4 चीज़ें पूछ रहा है तो ये लिखनी है आपने, पैराफिन वैक्स लिख दो, एसफाल्ट लिख दो, पेट्रोलियम कोक लिख दो, ठीक है। ये 3 चीज़ें फ़िलहाल आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और चौथी चीज़ इसी को लिख दो आप, लुब्रिकेंट्स को, ठीक है। 4 चीज़ें हो जाएंगी। सो दैट बिकम्स योर गुड आंसर। अब 16th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डिफरेंस करना है क्रूड ऑयल के अंदर और रेजिडुअल ऑयल के अंदर। तो डिफरेंस आप ऐसे कर सकते हो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्रूड ऑयल के बारे में लिख दो कि डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड है और बनता है ये जो भी डेफिनेटली जो चीज़ें बच जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के दबे हुए, सब कुछ तो निकाल लेते हो, कोयला भी निकाल लेते हो, गैसेस भी निकाल लेते हो, नीचे लिक्विड जो बचता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं, या पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कह देते हैं। सो ये होता है। और मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स भी है, यानी इसमें आपको बहुत से हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, तो ये मैं वही कर रहा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टीचर ने क्लास में बताया होगा, पर आपको पता होना चाहिए इन सब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। पूरा चैप्टर पढ़ा स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोकार्बन्स पे। सो ये हो गया। आप डेफिनेट डिफरेंस आप ऐसे ही करोगे, यहाँ लिखकर आप क्रूड ऑयल, यहाँ पे लिखो रेजिडुअल ऑयल, और यहाँ पर इस तरह लाइनें लगाकर मतलब इस तरह आप लिखो, पैराग्राफिंग करो। हमेशा जो डिफरेंस होता है वो आप उसको एक लाइन के साथ करो, तो दैट इज़ क्वाइट गुड, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल, वो अच्छा होता है आंसर। सो लेट्स टॉक अबाउट रेजिडुअल ऑयल, जो पीछे बच गया ऑयल। तो दैट इज़ बेसिकली कह लें कि ऑब्टेन्ड आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। सो इट कंसिस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट, पेट्रोलियम कोक। तो इसको आप रेजिडुअल ऑयल कह सकते हो।
सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ. विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज़ यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो पेट्रोलियम ईथर इज़ यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ये आपका जवाब है. सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टोटल 17 क्वेश्चंस. आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी लाजमी जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से जो है हौसला अफजाई हो जाती है कि अभी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बच्चे सुनना चाह रहे हैं मुझे. और इसके अलावा ये आपका चैप्टर था केमिकल इंडस्ट्रीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए. सो प्लेलिस्ट में जाएं आप, वहाँ पर आपको तमाम चैप्टर्स आपकी किताब के ज़रूर मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे. और मज़ीद क्या अच्छा करना चाहिए कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. और एक हाँ सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, यानी जो आपके क्लास फेलोज़ हैं क्लास में, स्कूल में, एकेडमी में, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, उनको मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा. और ये वीडियो जो है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एक लिंक शेयर कर देंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी मेरी. सो दैट इज़ द बेटर थिंग यू कैन डू फॉर मी. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.